सबसे पहले सर आई वेलकम योर प्रेजेंस ऑन भुवनेश माथुर आरएएस चैनल सर। आपने इतना बिजी शेड्यूल से थैंक टाइम। यू। थैंक यू, थैंक यू। सर एज अ कॉमन पर्सन, एज अ लेमैन, काफी लोग अनअवेयर हैं लॉ फील्ड से सर। सो एक हाँ आइडिया हाँ। से हो जाएगा सर। लाइक मैनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स इन द क्लासेस लाइक 10th 11th और 12th, कई बार सर वो डिसाइड नहीं कर पाते मैं कौन सा करियर चूज करूं, मैं किस प्रोफेशन में जाऊं। हम्म। सो दिस चैनल इज डिवोटेड टू एजुकेशन एंड कैरियर। वेरी गुड। सो आपकी प्रेजेंस से सच अ सीनियर पर्सन लाइक यू, अगर आप कुछ रोशनी डालेंगे सर प्रोफेशन लाइक लॉ, तो बहुत खुशी होगी सर। कुछ हमें गाइडेंस मिलेगा, बहुत देखिए, जरूरत जहाँ है उसकी। तक सवाल है, मेरे को लगता है कि एक एप्टीट्यूड होता है, अपना सोचने का तरीका होता है, और उनको बेहतर हमेशा ये रहता है कि जिस विषय के अंदर वो अपने आप को पारंगत समझते हो, जिसमें उनकी रुचि हो, तो वह उसी क्षेत्र को चुने तो बेहतर रहता है। जहां तक लॉ से रिलेटेड करियर का सवाल है, मेरा मानना यह है कि लॉ एक ऐसा करियर रहा है जिसके अंदर बहुत शुरू से ही लोगों की बहुत ज्यादा रुचि रही है, क्योंकि ये एक इसकी अपनी एक डायनामिक्स है, अपनी एक काइनेटिक्स है। ये एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर डे टू डे आपके सामने कोई न कोई चैलेंज रहता है। जहां तक राजस्थान का सवाल है, तो राजस्थान के अंदर भी ये पोस्ट इंडिपेंडेंस ये करियर एक बहुत बड़े रूप के अंदर उभर के आया, जब से राजस्थान हाईकोर्ट का फॉर्मेशन हुआ 1949 में। उसी के साथ साथ जो जो हमारे यहाँ का जुडिशियल सिस्टम डेवलप होता रहा, आज आप पाएंगे कि गांव गांव के अंदर लॉयर्स अवेलेबल है। यस सर। लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि आप इमीडिएट कोई सिक्योरिटी या इमीडिएट कोई सक्सेस या कोई रिटर्न की आप आशा नहीं रख सकते। क्योंकि यस अगर सर। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसी और सर्विस में हैं, तो एक सिक्योरिटी आपको मंथली सैलरी के रूप में मिल जाती है। या लेकिन लॉ के अंदर, स्पेशली जबकि आपको वकील बनना हो, हाँ सर। तब इसके अंदर एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर आपको स्ट्रगल करना होता है, और वो स्ट्रगल का पीरियड बहुत छोटा नहीं। जी। दिस टेक्स अबाउट 4 to 5 years। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। अगर हम इस पीरियड को सक्सेसफुली पार कर लेते हैं, तो जी। मेरा मानना यह है कि राजस्थान के किसी भी करियर की तुलना के अंदर ये एक बहुत बेहतर विकल्प है, बहुत अच्छा करियर है। वो इसलिए कि सबसे बड़ी चीज ये है कि हर एक इंसान को एक इंडिपेंडेंस चाहिए। बराबर है सर। तो वकालत और जर्नलिज्म एक ऐसी चीजें हैं, यस सर। यूनिवर्सिटी का टीचिंग, वकालत, जर्नलिज्म, जिनके अंदर आपके पास पूरी इंडिपेंडेंस होती है। जज बनने से पहले मेरे 21 साल का वकालत का अनुभव रहा, और मेरा मानना है कि इतनी इंडिपेंडेंस मैं सोच भी नहीं सकता था सर्विस में रहते हुए, क्योंकि मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स सर्विसेज में थे। यस सर। और मैंने हमेशा उनको पाया कि एक अलग किस्म का स्ट्रेस, एक सबॉर्डिनेशन की भावना उनमें रही। लेकिन हर करियर के, हर फील्ड के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स, अच्छाइयाँ बुराइयां सब है। लेकिन मैं यस सर। मानता हूँ कि लॉ के अंदर इंडिपेंडेंस है, आपको अपनी बात कहने का अवसर है, आगे बढ़ने का अवसर है, और निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टि से ये एक बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। यस सर। इसी के अंदर इससे जुड़ी हुई जो सर्विसेज हैं, यस सर। पहला सवाल तो ये आता है कि जुडिशियल सर्विस, सबॉर्डिनेट सर्विसेज। अगर हम सबॉर्डिनेट सर्विसेज को देख, जो हमारी सबॉर्डिनेट जुडिशरी की जो सर्विसेज है, जो राजस्थान में राजस्थान जुडिशियल सर्विस के रूप में मानी जाए, कही जाती है, यस सर। और अदरवाइज
ब्रॉडली हम इन्हें प्रोविंशियल जुडिशियल सर्विस कह सकते हैं। तो प्रोविंशियल जुडिशियल सर्विसेज में भी मेरा मानना यह है कि प्रोविंशियल जुडिशियल सर्विस के अधिकारी किसी भी और सर्विस के अधिकारी से कहीं ज्यादा इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि मेरा अनुभव यह है कि किसी एक छोटे से छोटे बिल्कुल न्यूली रिक्रूट जुडिशियल ऑफिसर को भी उसके जुडिशियल मैटर में दखल कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरी तरह से ना भी कहूं तो लगभग दखलंदाजी से मुक्त है। ओके सर। आज की तारीख के अंदर लॉ की टीचिंग भी एक बड़ा महत्वपूर्ण फील्ड है, जी और सर। जितने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जितनी बन गई हैं, हाँ सर। इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में आज की तारीख के अंदर कमी है एक अच्छे फैकल्टी की, अच्छे टीचर्स की। या और इसलिए हमें अवश्य सोचना चाहिए कि लॉ की टीचिंग एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और यह भी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। अगर आप देखेंगे तो लॉ के टीचर्स आज की तारीख में जिस तरह से उनको पे किया जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज यूजीसी से गवर्न नहीं है, ओके सर। ऐसी स्थिति के अंदर वो अपनी पे स्केल्स, अपने पे को लेकर के बहुत ज्यादा नेगोशिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों उस फील्ड में हो तो शायद इससे बेहतर कैरियर आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर लीगल एडवाइजर्स, लॉ फर्म्स के अंदर उनके साथ में सॉलिसिटर, ये सारे ऐसे कई फील्ड्स हैं जो लॉ के लिए खुले हुए हैं। सवाल सिर्फ यही है कि एक बार इन्हें ज्वाइन करना, थोड़ा सा एक जो पीरियड स्ट्रगल का होता है उसको फेस कर लेना, और उसके बाद निरंतर आगे बढ़ना। यस सर। आज अगर मैं चीफ जस्टिस से रिटायर हुआ तो मैं ये सोचता हूँ कि शायद ये लॉ की मेरे चयन ही एक ऐसा विषय था, एक ऐसी चीज थी, एक ऐसा फैक्टर था कि जिसकी वजह से मैं बहुत कम उम्र के अंदर जज भी बन गया, और उसके बाद मेरे को इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हाईकोर्ट है, उसका चीफ जस्टिस रहने का अवसर मिला। कांग्रेचुलेशन सर। और आप देखिए, अगर आप इस फील्ड से आए हुए लोगों को देखेंगे तो हमेशा पॉलिटिक्स में, सोशल वर्क में, लॉ से रिलेटेड लोग बाग अगुआ रहे। तो मैं इसी सीरीज में एक चीज पूछना चाहूंगा, पेरेंट्स अपने वार्ड्स को, बच्चों को कभी भी ये मैंने कहते नहीं सुना कि तुम आर्ट्स लेना 11th या 12th। हाँ, जैसे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट बनना, एमए पॉलिटिकल साइंस करना, एमए हिस्ट्री करना, एमए इकोनॉमिक्स करना। देखिए ये बच्चे को एक स्वतंत्रता होनी चाहिए। मैं आपको मेरा पर्सनल अनुभव बताता हूँ मैं कि वही जानना। मैं इनिशियली साइंस स्टूडेंट था, अरे और वंडरफुल। मैंने जोधपुर के सर प्रताप स्कूल से 10th फर्स्ट डिवीजन के साथ किया जी। विद बायोलॉजी। मैं 11th के अंदर भी मेरी क्लास के अंदर मैक्सिमम मार्क्स लिए थे बायोलॉजी की। मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर भी अच्छे मार्क्स के साथ किया, लेकिन मेरा मन आर्ट्स में था। सो उस जमाने में ये परमिजिबल था कि हम अपना ग्रेजुएशन के अंदर फर्स्ट ईयर के बाद सब्जेक्ट चेंज कर सकें। तो मैंने एक अच्छा स्टूडेंट होते हुए भी पीएमटी देने की बजाय या आगे बीएससी कंप्लीट करने की जगह बीए सेकेंड ईयर ज्वाइन करना उचित समझा, और मेरे को हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस मैंने सेकेंड ईयर में ली। 2 साल का मेरा बीए रहा। मैंने पाया कि जैसे ही मैंने मेरा सब्जेक्ट चेंज किया, मेरी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी थी वो बहुत बढ़ गई, और मैं उसके अंदर मेरे को लगा कि मैं ज्यादा अच्छी तरह से अपने आप को मेरे को एक्सपोजर मिल रहा है, मैं अपनी बात ज्यादा अच्छी तरह कह पा रहा हूँ, मैं लोगों से ज्यादा अच्छी तरह जुड़ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं निजी रूप से शायद साइंस से उतना जुड़ाव महसूस नहीं कर रहा था। हर विद्यार्थी का, हर बच्चे का एक अलग अलग सोच हो सकता है। मेरी 2 बेटियां हैं और वो दोनों पूरी तरह से साइंस से जुड़ा रहना पसंद करती हैं। मेरी पत्नी मैथमेटिक्स की स्टूडेंट रही है। तो हमें सिर्फ यह है कि हमारे बच्चों को
ये अवसर देना चाहिए कि वो अपनी बात सोच सके, समझ सके, और पेरेंट्स उनको अच्छी तरह से समझे भी और समझाए भी। केवल जी एक बार, मेरा ये मानना है कि फंडामेंटल चीज जो है नॉलेज गेन करना, उसके बाद में कैरियर और अर्निंग, ये सब उसके ऑफशूट है। अगर यस आप बहुत अच्छी तरह से नॉलेज है, आपके पास नॉलेजेबल है पूरी तरह से, तो आप निश्चिंत रहिए, एक अच्छा कैरियर हाथ में जरूर आएगा। ग्रेट सर ग्रेट। तो ये सर आपके मुताबिक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर पेरेंट्स जाग जाएं थोड़े से तो दे कैन मोटिवेट वेरी मच देयर वर्ड्स। हमेशा ये मैं सुनता हूँ सर, आप भी इतना अनुभव है सर आपका, कहते हैं कि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बहुत अच्छी तरह पढ़ो, फिर हम तुम्हें कोचिंग के लिए भेजेंगे। बच्चे मन ही मन राजी नहीं होते सर कई बार। तो क्या हम उनको अभी से इनिशियल स्टेजेस में कैच देम यंग, नाइन्थ में आए, उनको थोड़ा देखिए, आज आज की तारीख में इतने एवेन्यूज हो गए हैं या कि केवल आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी इन तक कन्फाइंड रहते हैं तो शायद हम अपने को पूरी दुनिया के अंदर जो एवेन्यूज हैं उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं, उनको समझ नहीं पा रहे हैं। यस मैं सर मेरे बहुत अच्छे दोस्त को जानता हूँ, जिनके बच्चे ने एमबीबीएस करने के बाद में उन्होंने फैशन का फील्ड ज्वाइन किया, और आज की तारीख में वो इंडिया के टॉप मॉडल हैं फैशन वंडरफुल के अंदर। ही इज डूइंग एक्सीलेंट वर्क, ग्रेट क्योंकि उनको अपनी समझ, क्योंकि एमबीबीएस तक तो वो अपने पेरेंट्स की सहमत समझ से चल रहे थे, और यस उसके बाद में उन्होंने स्वयं अपना जब मस्तिष्क लगाया, और तो उन्होंने बुलंदी को छुआ। पेरेंट्स वेरी को ये जरूर समझना चाहिए कि वो बच्चों को समझे और उनकी रुचि के अनुरूप ही उनको आगे बढ़ने का अवसर दें। यस बहुत सर सारे फील्ड हैं जो बच्चों के लिए हो सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि व्हाई नॉट म्यूजिक, व्हाई नॉट अदर आर्ट्स, व्हाई नॉट अदर चैलेंजिंग जॉब्स। सबसे बड़ी समस्या लगती है मेरे को पेरेंट्स के साथ कि वो बच्चों को एक सुरक्षा कवच देना चाहते हैं। हम लोगों की आदत है कि उनके लिए सेविंग करें, उनके करियर को भी पूरा इस तरह से बनाए कि जल्दी से जल्दी हमारी नजर में वो सेटल हो जाए। हम स्ट्रगल को थोड़ा इग्नोर करते हैं, बच्चों की रुचि को इग्नोर करते हैं, और इसलिए जो बच्चा टॉप पे पहुंचना चाहिए उसे हम कहीं बीच में रोक देते हैं। यस सर या हम सर डीलिमिटिंग कर देते हैं बच्चे के थॉट प्रोसेस को कि तुम ये कर लो और जल्दी से नौकरी लग जाएगी, पैसा आने राइट। लगेगा। क्या फीलिंग बहुत डीपली नहीं चली गई है हम लोगों में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल डीपली चलेगी। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए, जल्दी से जल्दी शादी हो करके और सेटल हो जाए। हमारी सेटल होने की एक जो डेफिनेशन है वो हाँ यही है कि बस आराम से 2 वक्त खाता रहे, प्रसन्न रहे, जबकि उसकी प्रसन्नता का मापदंड कुछ अलग होते हैं। यस सर इसलिए कहीं न एग्जैक्ट कहीं बच्चों को हमें ये मानना चाहिए कि उनको सेटल होने के लिए उनको खुद को अपना मार्ग स्वयं को तय करने देना चाहिए। करेक्ट सर। सर क्या ये जो मेरी समझ तो है नहीं सर इतनी, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा आपसे, 11th 12th में पेरेंट्स गाइड करते हैं उनको बैठा के, एक काउंसलिंग, टीचर्स और इवन सम कैरियर काउंसलर्स, आप जैसे सीनियर लोग हैं, तो क्या बच्चों को उस समय छोड़ दिया जाए कि आपने ये चुना था, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स यू विल बी रेस्पॉन्सिबल? नहीं, मेरा मानना किस ये है कि बच्चों के साथ पूरी बातचीत हो, उनको समझा जाए, और बच्चों को गाइड करना, और कम से कम इस क्रिटिकल टाइम में और इस क्रिटिकल एज में उनको गाइड करना जरूरी है। उनको खुला नहीं छोड़ा जा सकता है, लेकिन उनको गाय किसी पशु की तरह बांधा भी नहीं जाया जा सकता है। हमें ये यस सर समझना होगा कि उनके पास उनका अपना विवेक है, और या उनके को उनके विवेक से एक निश्चित दिशा के अंदर ढंग से काम करने दिया जाए। अदरवाइज बच्चे के वेगाबॉन्ड होने की बहुत संभावना रहती है, वो यस डिविएट कर जाते हैं। इसलिए आपको, और सबसे बड़ी चीज, फादर का और मदर का, पेरेंट्स का बच्चों से एक कांस्टेंट डायलॉग होना बहुत जरूरी है। उनके साथ संवाद होना बहुत जरूरी है। हमसे पहले वाली पीढ़ी में 4 बच्चे, 5 बच्चे होते थे, तो वो अपने बड़े भाई के साथ, बहन के साथ उनका डायलॉग होता था, पेरेंट्स से नहीं होता था। अब जबकि 1 या 2 बच्चा है, तो बच्चे को नंबर वन, एक तो ऐसा अलग थलग ना पड़ने दे
कि वो बिल्कुल पेरेंट्स के साथ ना हो। दूसरा, इतना लाड़ भी बच्चे को ना करे कि वो पूरी तरह इतरा जाए। जी। तीसरी बात यह कि बच्चे के साथ कांस्टेंट आपका कांटेक्ट हो, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है पूरा आपकी जानकारी में, दबाव से नहीं, फ्रेंडली तौर से हो। फ्रेंडली टॉक्स, अगर ये किया जाएगा तो आई थिंक सर आपका उचित बिल्कुल मार्गदर्शन मिल रहा है जैसा कि, तो वी विल ग्रो लाइक एनीथिंग, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी सर जरूर इसी सीरीज। खुलेंगे, यस। हाँ सर जरूर बोलिए। खुलेंगे। सर तो मेरा एक ही सवाल है कि जैसे हम लोग लॉ फील्ड से बिल्कुल भी नहीं है, तो सर थोड़ा सा एक काइंडली थ्रो लाइट, जैसे हम समझते हैं बीए एलएलबी, फिर एलएलएम हो गई, फिर पीएचडी हो गई, बहुत सारी कोर्सेज हैं इसमें भी, जैसे कॉम्पिटिशन्स निकलते हैं लाइक राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज, जूनियर लॉ ऑफिसर, ये हम लोगों के कुछ भी सर हम पहचान नहीं पाते क्या चीज हो रही है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और कॉमन मैन जो सर है अभी भी वो फिल्म जो देखते हैं उनके हिसाब से उनके मन में एक छवि बनी हुई है कि तारीख पे तारीख मिलेगी। क्या ये सब बातें कुछ देखिए, इलेबोरेट करेंगे आप प्रोफेशन के बारे में? एक तो ये बात होनी चाहिए, बहुत फिल्मों से और मीडिया से एक जो ओपिनियन बन रही है या वो बहुत गलत है। आज भी अगर आप देखेंगे, कोर्ट्स ऐसी जगह हैं जो पूरे टाइम वर्क करती है। यस सर। कोर्ट अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट है तो 10 बजे बैठती है, 4 बजे तक पूरा काम करती है। हाई यस कोर्ट सर। 10:30 बजे बैठती है और 4:30 बजे तक पूरा को काम करती है। यस सर। लॉयर्स भी पूरा काम करते हैं। ये बात अलग है कि केसेस डिसाइड इसलिए नहीं हो पाते हैं कि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, और यस सर। आपके यहाँ पर कोर्ट्स का नंबर दुनिया के किसी भी विकासशील और विकसित देश की तुलना में नंबर ऑफ कोर्ट्स कम है, इसलिए हमारे यहाँ काम कई बार नहीं हो पाता है। अदरवाइज आपका जुडिशियल सिस्टम अगर परफेक्ट नहीं है तो भी वो ऐसा नहीं है कि वो हमारी जरूरतों को पूरा ना कर सके, वो यस। कर रहा है। और इस देश की जनता का पूरा भरोसा है इस देश के जुडिशियल सिस्टम में। रहा आपने कैरियर ओरिएंटेशन को लेकर के, तो अगर हम लॉ करते हैं तो आज इस फील्ड के अंदर कंपटीशन किसी भी और फील्ड की तरह बहुत ज्यादा है। ओके सर। जहां तक जहां तक जुडिशियल सर्विसेज का सवाल है, आप पाएंगे अगर आप हिंदुस्तान भर के हर स्टेट की जुडिशियल सर्विस में देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर आजकल गर्ल्स का आ रहा है। ओके सर। मोर देन 50% बच्चियां सेलेक्ट हो रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात। लेकिन साथ साथ ये भी सोचिए कि जहां डेविएशन दूसरी चीजों के लिए नहीं है और जहां कमिटमेंट है उन लोगों को सक्सेस मिल रही है। लड़कियों का कमिटमेंट तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा है, इसलिए उनके सिलेक्शन प्रोविंशियल जुडिशियल सर्विसेज में ज्यादा है। सिमिलरली जो दूसरी सर्विसेज है लॉ से जुड़ी हुई, उनमें भी बड़ी तादाद में लोग बाग आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जज का जहां तक सवाल है, डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट जज के लिए भी होता है, लेकिन उसके लिए आपको 35 वर्ष की आयु और 7 साल की वकालत आवश्यक है। यस सर। तो वो भी एक अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण फील्ड है, उसके अंदर एक बहुत अच्छा कैरियर है। जहां तक एपीपीज का सवाल है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का, ये रेगुलर कैडर की सर्विस है। जी। और मेरा मानना है कि इसके अंदर बहुत बड़ा चैलेंज होता है एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिफरेंट केसेस को गवर्नमेंट के बिहाफ पे कंटेस्ट करना। यस सर। मेरा मानना यह है कि अगर बच्चे लॉ के फील्ड में आते हैं तो वो इन सारे क्षेत्रों के अंदर जा सकते हैं, जाना चाहिए। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हमें कंपटीशन के अंदर खड़े रहने की ताकत जरूर चाहिए, एक वो कुवत चाहिए कि हमें कंपटीशन में कैसे आना है। और अगर आप पाएंगे तो आज की तारीख में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं। पहले मैं मानता था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उचित नहीं है, ओके सर। लेकिन आज की तारीख में मैं जब बच्चों को सबको compete करते हुए देख रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट लोगों को ये सिखा रहे हैं कि एक एग्जामिनेशन को कैसे फेस किया जाए, यस सर। किस तरह से अपनी चीज को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए, कैसे अपनी बात को कन्वे किया जाए।
और मुझे लगता है ऐसी स्थिति के अंदर यह एक ऐसा तरीका है जिसमें कि बच्चों को जाना चाहिए और अपने आप यस। को प्रिपेयर करना चाहिए। और कई कई फील्ड्स हैं, जहां तक आपने कहा कि एलएलएम करने का, तो यस। एलएलएम भी करें, लेकिन हम जो लॉ से रिलेटेड जितने भी एवेन्यूज हैं एक्सेप्ट टीचिंग, यस। वो सारे केवल एलएलबी कर लेने से ही खुल जाते यस सर। हैं। उसमें एलएलएम की या पीएचडी की जरूरत नहीं, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग, go for LLM, go for PhD, very good. If you want to know, if you want to do research in field of law, go to LLM and PhD. यस लेकिन सर। नॉर्मल कोर्स के अंदर लॉ से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी करियर एवेन्यूज हैं, वो एलएलबी के साथ खुल जाती है। अगर आप देखेंगे कि बड़े बड़े सारे जजेस, चाहे वो हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद सिंपल एलएलबी करके वकालत की और आगे बढ़ते गए। क्योंकि मेरा मानना ये भी है कि एलएलबी करते ही आ जाने से आपको 2 साल अतिरिक्त मिल जाते हैं प्रोफेशन के अंदर, क्योंकि एलएलएम करके आने के बाद में आप 2 साल पीछे रहते हैं, जहां पे डे टू डे कंपटीशन है जिस सेक्टर के अंदर। यस सर, क्या यहाँ तक आना आपके लिए इट वॉज अ बेड ऑफ रोजेस या केक वॉक था कि अरे बहुत इजीली आप इतनी ऊंचाइयां चढ़ पाए अपने कैरियर में सर? ऐसा कोई दिन होगा कि बहुत स्मूथ रहा हो या कोई डिफिकल्टी ही नहीं आई हो या चैलेंजेस नहीं आए हो, देखिए, प्रेशर आपने फील किया ही नहीं है अब तक? कोई ऐसा दिन आया सर? मैं इस बात को जानने का बड़ा इच्छुक हूँ सर, और हमारे दर्शक भी। और जो ये वीडियो सर्कुलेट होगा आपके इंटरव्यू का, पीपल विल सी a large portion of our society is unaware of many professions। तो इस चैनल की मेरी कोशिश है और मेरे सीनियर्स की भी कोशिश है, पीछे पीछे मेरे को गाइड कर रहे हैं वो लोग, क्या आप ऐसे इंटरव्यू कंडक्ट कीजिए, यंगर जनरेशन तक हम पहुंचे। आजकल स्मार्टफोन हर घर में है, काफी बच्चे आपका इंटरव्यू देखेंगे। और सर मैं थोड़ा सा मैं पर्सनल भी बात कर लेता हूँ। आई लव लॉ। और हुआ ये कि सर उस टाइम में जब मैं कॉलेज से निकला नहीं, मैंने फर्स्ट ईयर लॉ भी ज्वाइन कर ली थी एक बार, क्लासेस भी मैंने अटेंड की। तो मेरी मेरी बाई हार्ट सर बहुत, आई एम वेरी मच इंडक्टेड टू लॉ। फर्स्ट ईयर मैंने लॉ किया है, उसके बाद मेरी नौकरी लग गई। और 1987-88 में नौकरी लग जाना बहुत अच्छी चीज मानी जाती थी। तो पेरेंट्स ने भी कहा अरे तुम्हारी नौकरी लग गई, नौकरी करो, अब पढ़ाई छोड़ो भाई, अब जल्दी करो, ऐसा। तो ये प्रेशर रहता है। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरा आप सवाल समझ ही चुके हैं, तो इन चीजों को कैसे हैंडल कर रहे हैं? बच्चों के लिए हम कैसे तैयारी करें, उनको कैसे मोटिवेट करें कि भाई थोड़ा कैरियर, तुम्हारी पढ़ाई लंबी है। देखिए सर, ऐसा है कि एमबीबीएस भी आजकल 6 साल की है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मिलना भी मुश्किल काम है सर, फिर सरकारी लग जाती है तो बहुत अच्छा। हम्म। और अगर नहीं लगी तो हमें अपना एस्टेब्लिशमेंट खुद खड़ा करना पड़ेगा एवरीवेयर, वेदर इट इज अ म्यूजिक इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री और लॉ, वेयर एवर यू आर। तो सर थोड़ा सा आपने जो डिफिकल्टीज फेस की आज की जनरेशन को बताएं सर, जरा थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें सर। हाँ, उमेश जी, जहां तक मेरा मेरी जीवन यात्रा का प्रश्न है, तो मैं इस मामले में दुर्भाग्यशाली रहा कि मैंने अपने पेरेंट्स बहुत कम एज के अंदर खो दिए। मेरी मदर की डेथ उस वक्त हो गई जिस वक्त मैं 8th में पढ़ता था, और फादर की उस वक्त हो गई जब मैं लॉ कर रहा था। लेकिन मैं इस मायने में बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे एल्डर ब्रदर्स, आई एम यंगेस्ट अमंग 4 ब्रदर्स, मेरे एल्डर ब्रदर्स बहुत सपोर्टिव थे, यस और सर। मैं उनकी वजह से बहुत सुरक्षित और संरक्षित रहा। मेरे एल्डर ब्रदर जस्टिस एन एन माथुर, वो जब मैंने लॉ किया 1983 में, उस वक्त वो जोधपुर में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैंने उनका ऑफिस ज्वाइन किया। तो वो मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। जी। लेकिन इसके पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे एल्डर ब्रदर्स ने, या मेरे फादर भी 1982 में डेथ हुई, उन लोगों ने हमेशा इस बात के लिए कोऑपरेट किया कि मेरे को कभी ये नहीं कहा कि तुमने साइंस छोड़ के आर्ट्स क्यों ले ली। जी।
मेरे को, मैं उस वक्त बहुत एक्टिवली स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, जी हाँ। जर्नलिज्म से भी जुड़ा हुआ था, लेकिन मेरे को कभी ये नहीं कहना पड़ा कि तुम केवल पढ़ाई करो, आरएएस बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। ऐसा कभी दबाव मेरे पर, मेरे जीवन में एक पल के लिए भी मेरे परिवार से नहीं आया। मेरे फादर का भी और मेरे एल्डर ब्रदर का भी ये था कि जो भी करो अच्छी तरह से करो। इस तरह से। तो वो फैक्टर मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रहा। और इसीलिए जब मैंने वकालत ज्वाइन की, अपने ब्रदर के साथ ही वकालत ज्वाइन की, यस तो सर। मेरे पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं काम करूं, और मैंने उनकी गाइडेंस के अंदर वकालत की। और मेरे को लगा कि मैंने 89 तक अपने ब्रदर के साथ, उनके साथ एसोसिएट रहा। यस लेकिन सर। 89 तक मैं वकालत के अंदर भी इस पोजीशन में आ गया था कि उस जमाने के अंदर 1989 के अंदर अपनी 5 साल की वकालत के अंदर मैंने अपनी कार खरीद ली थी। वंडरफुल सर। अपने प्लॉट्स वगैरह इस तरह से लेना शुरू कर दिया था अपने, जिसे हम अपनी आम भाषा में सेटल होना कहते हैं, उसकी होना चाहिए। बुनियाद उसकी बुनियाद रखनी शुरू कर दी थी। या इसकी, मेरे को लगता है कि मैं अपने ब्रदर के साथ रोजाना रात को, मेरे को ध्यान है कि लेट आवर्स में ऑफिस चला करता था। तो नेक्स्ट डे की तैयारी के लिए हम तीन भाई अपने ऑफिस में रोजाना रात को 1 और 2 बजे तक बैठना बहुत सामान्य बात थी। शादी के बाद ये स्थिति थी कि मेरी पत्नी अपने सेकंड राउंड के अंदर जग जाती थी, तब मैं अपने कमरे में पहुंचता था। उसके पहले तक ऑफिस के अंदर पूरी फाइल्स तैयार करना, ये महत्वपूर्ण कार्य था। उससे एक ऐसी फाउंडेशन बनी कि 94 में मेरे ब्रदर जब एलिवेट होकर के गुजरात चले गए, तब यस तक सर। मैं एक अपने क्षेत्र के अंदर एक पहचान मैंने बना ली। और 2004 आते आते मेरे को स्वयं को इस योग्य समझ लिया गया कि मेरे को जज बना दिया जाए। तो वंडरफुल। अपनी 45 वर्ष की आयु के अंदर मैं राजस्थान हाईकोर्ट का जज बना, जो मैं सोचता हूँ कि एक बहुत ही उचित आयु है। शायद जी हाँ। मेरे से कम उम्र के अंदर बनने वाले जज 3-4 ही और होंगे। जज रहते हुए भी मेरे को ये लगा कि हमारा पहला प्रतिबद्धता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से है। यस सर। और मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ, हमारे इंस्टीट्यूशन के ट्रेडिशंस के साथ काम करता रहा। और उसी स्थिति के अंदर मैंने 2021 अप्रैल तक वर्क किया। और मेरे को सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं अपने प्रोफेशन से एज ए लॉयर और उसके बाद एज ए जज एक क्षण के लिए भी असंतुष्ट नहीं रहा। आई ऑलवेज एंजॉयड माई प्रोफेशन एज ए लॉयर एंड इन द कैपेसिटी ऑफ ए जज। शायद ये संतुष्टि मेरे लिए एक ऐसी चीज रही कि मेरे को आ, कभी भी एक क्षण के लिए भी परेशानी जिसे कहें कि वो नहीं लगी। जबकि उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत के अंदर चीफ जस्टिस का काम बहुत स्ट्रेसफुल होता है, यस सर। लेकिन सौभाग्य से मेरे को वहां कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरा, जो आपने अगली कड़ी पूछी कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, तो मेरे को लगता है कि हमें ये वातावरण अपने बच्चों को जरूर देना चाहिए कि वो अपने काम को एंजॉय कर सकें, अपने काम को पूरी तरह समझ सकें, और अपनी प्रतिबद्धता जिस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, वो कोई सा भी फैक्टर हो, नॉट ओनली लॉ, जहां भी हो, उसके साथ अपनी उस इंस्टीट्यूशन से कंप्लीट प्रतिबद्धता रखें। आगे बढ़ने की बात निरंतर उनके दिमाग में हो, और आगे बढ़ना किसी और को धकेल के नहीं, अपनी खुद की मेरिट से, अपने खुद के सोच से, अपने खुद की समझ से। सर, आई एम इंडेप्टेड टू यू। यू हैव गिवन अस अ ग्रेट इंटरव्यू। इतना समय आपने हमारे लिए निकाला सर। आई होप बच्चों को और आदरणीय पेरेंट्स को भी आपके डिस्कशन से, इस डिस्कशन से बड़ा फायदा होगा। इंडिया ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड फायदा होगा सर। इसी आशा के साथ आई विश यू अ ग्रेट लक सर। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आपने तो संडे को भी सुनवाई की है सर। यू स्टार्टेड दिस पैटर्न इन आवर कंट्री। संडे को भी आप सर सुनवाई करते थे, ऐसा मुझे मालूम पड़ा है सोर्सेज से। देखिए देखिए संडे की छुट्टी हमने कैलेंडर अपना बनाया है, यस सर। लेकिन न्याय और अन्याय संडे, मंडे, दिवाली, होली कुछ नहीं देखता है।
अगर लगता है कि आज मेरे काम की जरूरत है तो वो छुट्टी नहीं रहती, क्योंकि छुट्टी हमने अपनी सुविधा के लिए की है। और मैं अगर कहीं मेरे को कोई चीज चुभ रही है या तो मेरी सुविधा इसी में है कि पहले उस कांटे को निकाला जाए। इसलिए या मेरा मानना यह था कि संडे, मंडे, ट्यूसडे सब अपनी सुविधा के अनुरूप है। लेकिन हाँ, मैंने हमेशा काम अपने आराम से किया। मुझे ऐसा नहीं किया कि मेरे को छुट्टी की जरूरत नहीं थी, जब जरूरत थी तब छुट्टी भी ली, यस अच्छी सर। तरह से किया। आई ऑलवेज एंजॉयड माई वर्क। और आज भी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि लॉ के जहां तक सवाल है, कि लॉ का करियर भी पोस्ट रिटायरमेंट खत्म नहीं होता है। शायद यस सर। एक जज आफ्टर रिटायरमेंट वो एज ए जज जो अर्न कर रहा होता है उससे ज्यादा अर्न करता है, उससे ज्यादा एंजॉय करता है। आर्बिट्रेशन का वर्क है, ओपिनियंस का वर्क है, दूसरे और वर्क है, वो शायद इतने होते हैं कि हमने कल्पना नहीं की होती कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट रिटायरमेंट तो एक बूम है एक लॉ से जुड़े हुए आदमी के लिए। तो एक बहुत अच्छा फील्ड है, और लोगों को इसको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। और आप धन्यवाद मुझे दे रहे हैं, लेकिन धन्यवाद और आभार आपका कि मुझे अपनी बात कहने का अवसर आपने ये दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलियन थैंक्स सर। वी विश यू गुड हेल्थ फ्रॉम ऑल आवर साइड, दिस साइड। आते रहिएगा सर, आपके मार्गदर्शन की हमें हमेशा आवश्यकता रहेगी। विद दिस वंस अगेन मिलियन थैंक्स एंड गॉड ब्लेस सर ऑल ऑफ अस। ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार।